हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं द लिटिल मरमेड फिल्म के बारे में। हाँ, ये भी पता है कि मैं थोड़ा लेट हूं, लेकिन क्या करें, आदत से मजबूर, कभी ना कभी ट्रैक पर आना ही पड़ता है। लेकिन इन सब को छोड़कर अगर बात की जाए सीधे लिटिल मरमेड फिल्म की, तो आप लोगों को भी ये बात पता होगी, अगर आप न्यूज फॉलो करते हो, तो कि इस फिल्म को लेकर बाहर के देशों में कितनी ज्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है, खास करके इसकी लीड कास्ट को लेकर। और कई सारे लोग इसे सपोर्ट भी कर रहे हैं। इसलिए इस फिल्म के डोमेस्टिक के बॉक्स ऑफिस फिगर अब तक इस फिल्म के बजट को छूने वाले हैं, यानी 250 मिलियन के आसपास के बजट को, जिससे ये बात तो नो डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि ये फिल्म अपने बजट को रिकवर करने में कामयाब हुई है। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर फिलहाल तो इस फिल्म का हाल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लेकिन फिर से मैं टॉपिक से भटक रहा हूँ, इसलिए सीधे फिल्म पर आए के मुद्दे की बात की जाए तो कहानी वही है जो हमने 2D एनिमेशन की लिटिल मरमेड फिल्म में देखी है। लेकिन वो फिल्म 15 मिनट छोटी थी, ये है 2 घंटे 14 से 15 मिनट के आसपास की फिल्म। यानी कि इस फिल्म में 15 से 20 मिनट बढ़ाए गए हैं, जो कि ऑब्वियसली इस फिल्म में गाने को ऐड करने की वजह से, अब गाने कौन से है वो मत पूछना, नहीं पता। बाकी अब फिर से आ जाए कहानी पर, तो कहानी एरियल के ही इर्द गिर्द घूमती है, जहाँ वो अपनी हरकतों से बिल्कुल भी ना बाज आते हुए सी को एक्सप्लोर करना चाहती है, या फिर कहूँ उसके किंगडम को, जिसकी परमिशन उसे उसके पिता नहीं देते। क्योंकि माँ बाप तो बच्चों की केयर करते हैं, लेकिन यहाँ पर माँ नहीं है उनके एंगल में, जो ओरिजिनल में नहीं था। यहाँ पर यही ऐड किया गया है कि एरियल की माँ को इंसानों ने मारा था, और प्रिंस एरिक उसके पेरेंट्स और पिता दोनों अलग अलग है। फिल्म देख लेना, समझ जाओगे। उन्हें सी क्रिएचर ने मारा है, ऐसा रानी का मानना है। यानी कि एडॉप्टेड प्रिंस अलग स्टोरी, जिसमें अब एरियल सरफेस पे जाने के लिए क्या करेगी, और उसमें उर्सुला यानी कि फिल्म की लीड विलन अपने किस मकसद से उसका इस्तेमाल करेगी, इन्हीं सारी की सारी जवाब को जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी होगी थिएटर में, जो कि हिंदी में अनफॉर्चुनेट रिलीज नहीं हुई। और अच्छा ही हुआ, मेरे पास ऑप्शन नहीं था इस फिल्म को 2 बार देखने का, इसलिए मैंने इंग्लिश में देख करके खुद को सेटिस्फाई कर लिया है कि इस फिल्म में क्या अच्छाई है क्या बुराई, जो कि मुझे लगता है कि हिंदी में मुझे उतनी अच्छी तरीके से समझ आती। लेकिन गाने थे तो इंग्लिश में देखना ही बनता था। नो डाउट हिंदी डब में भी गाने अच्छे ही डब किए जाते हैं, लेकिन अभी के लिए तो डिज्नी इंडिया वालों की हालत इतनी अच्छी नहीं कि वो लोग अपनी लाइव अडेप्टेशन को कोविड की सिचुएशन के बाद थिएटर में धूम धमाके के साथ रिलीज करे। बाकी हाँ, फिल्म फैमिली फ्रेंडली है, जिसे आप अपनी फैमिली के साथ जाकर एक बार तो थिएटर में देख ही सकते हो। लेकिन अब देखना न देखना वो तो आप पर डिपेंड करता ही है। बाकी मेरे रिव्यू से कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं, लेकिन जिन लोगों को पड़ता है उनके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, इसलिए पहले इसे देख लो, बाद में डिसाइड कर लेना तुम्हारा मूड क्या कहता है। लेकिन अब उस सबसे पहले भी बनेगी मेरी छोटी मोटी सी जो रिक्वेस्ट, हाँ मैं हर बार करता हूँ, तो वो है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, इंट्रो देने का मतलब नहीं बन रहा था, लेकिन फिर भी जब इंट्रो दे दिया है तो उसके बाद की बाकी की डिटेलिंग की बात करें तो फिल्म मुझे अगर ओरिजिनल के कंपैरिजन में देखा जाए तो बहुत नहीं बल्कि काफी ज्यादा एवरेज लगी है। जिसे अगर मैं स्टोरी के हिसाब से देखूं तो कुछ छोटे मोटे अपग्रेड्स को रखकर ये फिल्म फिर भी स्टोरी में कुछ भी नया प्रेजेंट नहीं करती, क्योंकि कॉपी और पेस्ट के अलावा इस यूनिवर्स में कुछ भी नया नहीं किया गया। हाँ, कास्टिंग बदली है, क्रिएचर्स को रियल रखा गया है, जो सच में स्क्रीन पर देखने में इतने ज्यादा वियर्ड लग। और हाँ, डिज्नी वाले अपनी इन आदतों से बिल्कुल भी ना बाज आते हुए पिनोकियो के साथ छेड़छाड़ कर देते हैं। उसमें फिश दिखती है कार्टून जैसी, लेकिन जब लाइव एक्शन प्रिंसेस फिल्मों की बात आती है, या फिर दूसरी किसी फिल्मों की मोशन कैप्चर की भी बात कर लो, तो उसमें उनको रियलिटी नजर आती है। तो उसी रियलिटी के चलते इसमें फिश, क्रैब्स, इन सबको इतना वियर्ड कर दिया गया है कि जब भी आप स्क्रीन पर फ्लॉडर को देखते हो तो ऐसा लगता है कि भाई आंखें बंद कर लूं। लिटरली वो कैरेक्टर 2D के मुकाबले में मेरी नजर में धब्बा है। और हाँ, सेबेस्टियन के लुक की डिजाइन भी, जिसमें फिर भी अगर कुछ चीजें अच्छी तरीके से काम करती है तो वो है सेबेस्टियन की वॉइस, जो नो डाउट उस कैरेक्टर पर इतनी अच्छी तरीके से फील हो रही थी कि उस कैरेक्टर का इमोशनल भी हम फील कर सकते हैं। हालांकि दिखाने जैसी ज्यादा चीज नहीं थी, लेकिन फिर भी सेबेस्टियन का कैरेक्टर आपको इतना वियर्ड दिखने के बाद भी कहीं ना कहीं फिल्म में पसंद आएगा। लेकिन फ्लोडर नहीं, और ना ही स्कूटल, जिसकी वॉइस किसी और ने नहीं बल्कि डिज्नी की फेवरेट अभी की बनी हुई प्रिंसेस एक्वाफीना ने दी है। लिटरली एक्वाफीना की वॉइस सुनकर के कान में दर्द हो रहा था, और वो रैप सॉन्ग इतना कचरा था कि इस फिल्म के बाकी दूसरे गाने मुझे उसके सामने अच्छे लग रहे थे। हालांकि गाने की प्रेजेंटेशन बस फिल्म में विजुअल के हिसाब से ठीक है, लेकिन सुनने में वो गाने कुछ भी खास नया इम्पैक्ट क्रिएट ही नहीं कर पाते। बट फिर भी इस तरीके की फिल्मों में गाने ही वो माध्यम होते हैं जिनके जरिए स्टोरी आगे बढ़ती है, और ये फिल्म भी किसी न किसी तरीके से उसमें सर्वाइव करते हुए बस एक सिंपल सी टाइम पास सी फिल्म देकर चली जाती है, जिसे अगर आप थिएटर में जाकर देखना चाहते हो तो वो सिर्फ और सिर्फ इस फिल्म के विजुअल है, खास करके इसका एंड, जिसमें जाकर आपके पूरे के पूरे पैसे वसूल होते हैं। और हाँ, वहाँ पर भी फिल्म की भागदौड़ एरियल को ही दे दी गई है। समझ सकते हो भाई ओरिजिनल के मुकाबले में चेंजेस कितने ज्यादा जरूरी है, जिसमें डिज्नी बहुत ही ज्यादा विश्वास भी रखता है। और इसी विश्वास पर चलते उन्होंने एक्वाफीना के कैरेक्टर को पहले तो मेल से फीमेल किया, और बाद में उसे सी गर्ल से हटाकर
कर गैनत ऐसे कुछ था वही बर्ड बना दिया, जिसके पीछे का रीजन बस यही सिंपल सा है, क्योंकि उन्हें फिल्म में उस बर्ड को पानी में दिखाना भी था और बात भी करवाना था ताकि उसे स्क्रीन पर ज्यादा टाइम मिल सके। और हाँ, ऐसा हुआ भी है, जिसमें फिल्म के हर एक फ्रेम में वो कैरेक्टर, जैसे कि मैंने कहा, आपको करता है इरिटेट। यानी कि मैं दिल से एक्वाफिना को डिज्नी के और किसी भी यूनिवर्स में देखना नहीं चाहता। और फिर बात करें फिल्म की लीड विलन उर्सला की, तो भाई उस कैरेक्टर में हमें मेलिसा इतनी ज्यादा अच्छी लगती है कि हमें उस कैरेक्टर से प्यार हो जाएगा। अब वैसा वाला प्यार नहीं, लेकिन वो जो कहते हैं ना कि विलन जैसा होना चाहिए, ये कैरेक्टर वैसा ही है, बिना किसी डेप्थ के, जिसके यहाँ तक के स्क्रीन पर दिखाने के बाद गानों में भी इतना ज्यादा वजन रखा गया है कि हमें उसका विलन का कैरेक्टर फील हो रहा है। और फिर एंड की बात की जाए तो वो नेक्स्ट लेवल था, लेकिन हाँ, डिज्नी की ये लाइव एक्शन फिल्म नहीं। और फिर बात रही बाकी दूसरे एक्टर्स की, तो प्रिंस एरिक का काम ठीक ठाक सा है। बाकी सारे के सारे एक्टर्स को लेकर मैं यही कहूंगा कि टाइम वेस्ट, जिन्हें इस फिल्म में लेकर उससे ज्यादा कुछ भी नहीं कराया गया। और यहाँ तक कि एरियल की 7 बहनों को लेकर जो जबरदस्ती की चीजें डिज्नी लोगों को दिखा करके प्रेजेंट करना चाहता है, वो लिटरली बहुत बुरी है। और से लेकर तो दिल से यही निकलता है कि तौबा तौबा मत करो। समझ सकते हो आप क्या बोल रहा हूँ। और सिर्फ यही चीजें नहीं है, बल्कि ऐसा अगर नेट पिकिंग करने जाओ तो आपको फिल्म में ढेरों चीजें मिल जाएगी, जिस पर मुझे लगता है कि बात कर कोई फायदा होगा, क्योंकि ये फिल्म थिएटर में एक बार देखने पर, जैसे कि मैंने कहा, आपको फील गुड करवाती है, लेकिन जब आप उसे देखकर कुछ डिटेलिंग रिव्यू या फिर कुछ लोगों की बातें सुन लोगे, तो फिर वहां से आपके दिमाग में शुरू हो जाएगी नेट पिकिंग, जिस कारण से ये पूरी की पूरी फिल्म का फन आप कहीं ना कहीं खो से जाओगे। लेकिन मैं ऑनेस्टी के ट्रैक को पकड़ते हुए इस फिल्म को देख लो कितना ज्यादा अच्छा बोल रहा हूँ, क्योंकि बात रही एरियल की, तो हेली बेली वो इस रोल में ईमानदारी से, जो बाहर के लोग कह रहे हैं कि बहुत बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है, तो सॉरी टू से इतनी भी ज्यादा अच्छी नहीं कि मैं उन्हें सीधे डिज्नी की प्रिंसेस की एरियल की लिस्ट में शामिल कर लूं। हालांकि डिज्नी और बाकी दूसरे दुनिया वालों ने कर लिया, तो मैं कौन सी चीज हूँ। लेकिन मेरी नजर में वो एरियल बिल्कुल भी नहीं है जैसे मैंने एरियल को बचपन से फिल्म के 3 पार्ट से लेकर के सीरीज में देखा है। इसके अलावा कुछ कैमियो, यानी कि भाई जिन्होंने ओरिजिनल एरियल की वॉइस दी थी, और हाँ, सेबेस्टियन के कैरेक्टर की भी वो एक्टर भी आपको स्क्रीन पर नजर आते हैं, लेकिन हम नहीं पहचानते, खास करके आप लोग, तो फिर इग्नोर ही मारो, काफी ज्यादा बेस्ट रहेगा। क्योंकि इसके अलावा और भी ईस्टर एग आपको फिल्म में देखने के लिए मिलते हैं, जो कि अगेन लिटिल मर्मेड के यूनिवर्स के ही है। इसके अलावा फिल्म के 3D की बात की जाए तो वो बीच बीच में थोड़े अच्छे फील करवा रहे थे, एंड काफी ज्यादा अच्छा था, जिसके चलते मुझे इस फिल्म का 3D इसके एंड के हिसाब से ही याद रह गया। और अब बात की जाए डिज्नी के VFX से लेकर CGI की, तो वो भी इतने ज्यादा प्रॉमिसिंग नहीं थे, लेकिन फिर भी ठीक थे, जो आपको स्क्रीन पर देखने के लिए ओके ओके से लग जाते हैं। क्योंकि वही रियलिज्म का डिज्नी का कीड़ा जब तक उनकी तरफ से नहीं निकलेगा, तो फिर चीजों में प्रॉब्लम होगी ही, जो कि इस फिल्म में सी के बाकी दूसरे क्रिएचर्स को लेकर डाला गया है। और अगर उसे थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दूं, तो पुरानी फिल्मों में सी के सारे क्रिएचर्स गानों पर इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, यहाँ पर वो बस हमें अंडर वाटर की दुनिया तैर कर, घूम कर, डांस चल कर दिखाते हैं। अब हाँ, मुझे पता है कि आप फिर से कहोगे कि मैं इन बचकानी सी चीजों की नेट पिकिंग बिल्कुल भी नहीं करूँ, क्योंकि फिल्म इतनी भी ज्यादा क्रिएट है नहीं, बस वही सिंपल सी बच्चों को दिखाने जैसी फिल्म है, खास करके आज की जनरेशन को, जिन्होंने 2D वर्जन नहीं देखा है। लेकिन क्यों नहीं देखा, मैं कहता हूँ वही देखो, ज्यादा बेटर रहेगा। खास करके तब अगर आप फिल्म घर में देखने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो और अगर थिएटर में जाना है तो लाइव एक्शन का वर्जन आपका 3D में इंतजार कर रहा है। यानी कि अब डिपेंड करता है आप पर कि आप इस फिल्म को लाइव एक्शन या फिर 2D में देखना चाहते हो कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपको फ्यूचर के हिंट भी दिए गए हैं, जिसका सीक्वल बनेगा या नहीं वो तो डिपेंड करता है फिल्म के बॉक्स ऑफिस नंबर पर, लेकिन उतने भी ज्यादा प्रॉमिसिंग नंबर नहीं है जिसे लेकर डिज्नी ऑडियंस को सरप्राइज, यानी कि इसके फैंस को सरप्राइज करे। तो फिर क्या अब वक्त बनता है सीधे इसकी रेटिंग को डिस्कस करने का, जिनमें अगर बात की जाए फिल्म के एक्शन की, तो 2 स्टार ले लो, ठीक रहेगा एंड के एक्शन के हिसाब से। और फिर बात की जाए फिल्म की कॉमेडी की, तो कॉमेडी कहीं कहीं पर लैंड करती है, कहीं पर बिल्कुल भी नहीं, तो उस हिसाब से रेटिंग बनती है 2.5 स्टार की। जिसके बाद आ जाए सीधे ड्रामा पर, तो ड्रामा के लिए बनेंगे 3 स्टार, जिसमें मैंने फिल्म के बाकी दूसरे डिपार्टमेंट को भी ले लिया है। जैसे खास करके बात की जाए फिल्म के विजुअल की ही, जिसके हिसाब से ये फिल्म थिएटर में देखने लायक तो बनती ही है। और फिर बात रही और कुछ डिपार्टमेंट की, जैसे कि फिल्म के BGM, साउंड डिजाइन, फोटो, कलर करेक्शन, सिनेमेटोग्राफी, ये सारी की सारी चीजें भी एवरेज ही मानी जाएगी, जिन्हें बस लाइव एक्शन होने का बेनिफिट ही मिलता है। और फिर बात की जाए फिल्म के सस्पेंस की, तो फिल्म मेरे लिए सस्पेंस से भरी बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि मुझे स्टोरी स्टार्ट से लेकर एंड तक पता थी, और आने वाले इसके फ्यूचर को भी लेकर मेरे पास सारी की सारी जानकारियां है। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, मैंने इस फिल्म के वर्जन को बचपन से लेकर बड़े तक देखा यार, जब भी वो शो चला था, और हाँ, फिल्म की ट्रिलॉजी भी, इसलिए 0 स्टार बिल्कुल बेस्ट है। जिनसे हटकर अब बात की जाए फिल्म के हॉरर और थ्रिल की, तो अगेन एंड को ध्यान में रखकर 1 स्टार बिल्कुल बेस्ट रहेगा इस कैटेगरी के लिए। जिसके बाद अब बात की जाए सीधे मास ऑडियंस की, तो मास ऑडियंस की बनती है 2 कैटेगरी, जहाँ पर आती है एक वो ऑडियंस जो गानों के साथ फिल्म को एंजॉय करती है, तो उनके लिए फिल्म बनेगी A- की। और फिर दूसरी कैटेगरी के ऑडियंस जिन्हें गाने बिल्कुल भी
भी नहीं पसंद है, वो सिर्फ मास एंटरटेनमेंट जैसी फिल्में ही देखती है, तो वो लोग इस फिल्म को B- की कैटेगरी में रखेंगे। और फिर आ जाए क्रिटिक्स पर, तो क्रिटिक्स का प्यार इस फिल्म पर पहले से ही निछावर है, जिसके हिसाब से ये फिल्म B+ की कैटेगरी में बिल्कुल परफेक्ट बैठती है, आई मीन क्रिटिक्स की नजरों से। और फिर बात करें मेरी, तो कई सारी जानकारी देने के बाद मैं इस फिल्म को B- की कैटेगरी में रखूंगा, हालांकि B की कैटेगरी, लेकिन खैर छोड़ो। B- मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है डिज्नी की लाइव एडेप्टेशन द लिटिल मरमेड के लिए, वो भी मेरे ओपिनियन के साथ, जो कि मैंने इस पूरे वीडियो में चिपकाया है। बाकी फिर क्या, जो मैंने पहले कहा था फिर से कहूंगा कि आपकी राय कमेंट सेक्शन में। मैं हूं अजीज, मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.